हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा अपनी सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब आपके यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट पेपर वन सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। और आज आगे बढ़े, आज अपना लेक्चर नंबर 24 है। एज यू ऑल नो कि आपको इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट यूनिट 2 10 यूनिट्स यानी ऑल 10 यूनिट्स आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। जी हाँ, तो आज हम सभी कंटिन्यू किया जाएगा यूनिट नंबर 9 के पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लेक्चर नंबर 24 पे। इससे पहले हम लोगों ने इस यूनिट की बात करें तो 23 लेक्चर्स देख लिया है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और 23 लेक्चर्स जो हो चुके हैं उनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे आप सभी कनेक्टेड रहें अपने चैनल अभी अपडेट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल 10 यूनिट्स दिया जा रहा है एंड वह सिस्टमेटिक तरीके से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से एज वेल एज आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स यहाँ पे दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज आप डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी का है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, ये तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे आए उससे थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड समझ में यहाँ पे आज पहले क्या समझते हैं कि आखिर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अपना है, ठीक है, उसका क्या बैकग्राउंड। चलिए बैकग्राउंड समझते हैं यहाँ पे कि क्या क्यों आया, क्या रीजन था अपना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के आने का। ठीक है, चलिए देखिए होता है क्या ना कि जब तक हम लोग किसी चीज की हिस्ट्री ना जाने कि क्यों ऐसा हुआ तब तक वो चीज को समझ में हम लोग को बेटर नहीं आएगा। लेकिन एक बार हम लोग को पता चल जाए ना कि आखिर क्या रीजन था आने का, क्यों ऐसा आया, तो फिर हम लोग को उस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या बैकग्राउंड है, क्यों आखिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया और उससे पहले क्या चीजें थी जो इसके पहले रेगुलेट करती थी। ठीक है, कंप्लीट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आप देखिए आपने सपोज किया कि आपने पहले भी इससे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा हो, ठीक है, बट तब भी मैं आपको आज रिकमेंड करूँगा आप पूरे वीडियो का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा जिसमें कंप्लीट आपको इस टॉपिक में पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, इसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग होती है, मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों ने सिंपल बना दिया टेबल जैसे आप लोग आसानी से समझ पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे आसानी क्या ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना है 1972 बात ध्यान रखिएगा। देखिए होता है क्या है ना, 1972 में आप सभी की इसकी स्टार्टिंग होती है। 1972 आप लोग को याद कर जाना है, क्यों याद कर जाना है कि 1972 के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था NEPPC। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या खास, अच्छा एनसीपी ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग एनसीपीसी बोलेंगे, ठीक है ना, क्या एनसीपीसी ध्यान रखिएगा, दिस इज योर एनसीपीसी। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि आखिर एनसीपीसी है क्या और क्यों इसको याद करना है। ध्यान रखिएगा 1972 आपको याद इसलिए करना है क्योंकि इस ईयर में एनसीपीसी को स्टैब्लिश किया गया था। और ये जो आपकी बॉडी है ना, ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, पर्यावरण में क्या चीज नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में जो एपेक्स बॉडी जो देख रही, जैसे आपके बैंक्स होती हैं, तो बैंक में आपका आरबीआई क्या करता है, सभी बैंक्स को देखता है, हाँ सर देखता है, तो वैसे आरबीआई के एपेक्स बैंक है, हाँ सर बिल्कुल है। तो वैसे इन्वायरमेंट के बारे में जितनी भी चीजें होती थी ना, तो उसको देखने की जो एपेक्स बॉडी थी, जो एपेक्स एडवाइजरी बॉडी थी आपकी, दैट वाज योर एनसीपीसी। क्या थी, दैट वाज योर एनसीपीसी, ध्यान रखिएगा एनसीईपीसी। और इसको डिटेल में लोग पढ़ेंगे वैसे, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए तो आपको समझने में आसानी रहेगा भी, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा भी। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा फिर क्या होता है, आपके एनसीपीसी एपेक्स एडवाइजरी बॉडी थी, मैंने क्या कहा थी, अभी नहीं है वो, अभी दूसरी होगी, समझेंगे अभी कौन सी है। ठीक है, फिर 1974 ध्यान रखिएगा, देखिए फिर 1974 में देखिए क्या होता है, 1974 में हमने स्टैब्लिश किया था सीपीसीबी। क्या, सीपीसीबी हमने स्टैब्लिश किया। क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सीपीसीबी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है आपका। अब जैसे आप देखेंगे वाटर हो गया, वाटर की चीजों को देखना, ठीक है ना, या फिर आप देखेंगे सॉइल चीज होगा, नहीं जो भी आप देखते हो आप इन्वायरमेंट में, तो वो पॉल्यूशन ना करे, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। सेंट्रल देखिए फुल फॉर्म देखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब 1974 में हमने सीपीसीबी को स्टैब्लिश किया था, और जब सीपीसीबी स्टैब्लिश हुआ था ना, तो उसी ईयर में, जी हाँ उसी ईयर में इंप्लीमेंट हुआ, और उसी साल में इसने वाटर एक्ट
था क्या, समझिएगा 1974 से अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ज्यादा वाटर में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इन वाटर मींस व्हाट, कि देयर वाज अ ह्यूज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन बहुत ह्यूज था उस समय, समझ रहे हैं। तो वाटर चीजों को देखना, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, उसका पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, तो इन सभी चीजों के लिए हमने 1974 में एक बॉडी बनाया था सीपीसीबी, ठीक है, जो सेटअप होते इसने इम्प्लीमेंट कर लिया। सेटअप उसने क्या किया था, उसने इम्प्लीमेंट किया था किस एक्ट को, ध्यान रखिएगा, वाटर एक्ट को। ध्यान रखना है क्या कि सीपीसीबी ने 1974 में वाटर एक्ट को ले लिया था। फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर आप लोग को क्या याद रखना है, फिर आपको याद रखना है 1981 की याद रखना है। इसमें क्या होता है ना, इसमें सीपीसीबी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था वाटर एक्ट को लेके ना, बहुत अच्छा वर्क हो रहा था। अब आप खुद देखिए, मान लीजिए कि आप देखिए कोई, अगर आप किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो यकीनन है कि आप उससे खुश होकर आप उसको कुछ और देंगे ना। तो 1974 से 1981 तक इसने वाटर एक्ट को लिया था और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। तो 1981 में क्या हुआ था ना, सीपीसीबी को, जी हाँ, सीपीसीबी को एयर एक्ट, क्या हवा का, लेकिन जी हाँ, एयर एक्ट भी इसको दे दिया गया। तो 1972 में क्या दिया गया था, वाटर एक्ट दिया गया था। 1981 में क्या दिया गया, इनको एयर एक्ट भी दे दिया गया था। फिर उसके बाद आपको जो ईयर याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या, 1985। 1985 में देखिए क्या होता है, 1985 में सेटअप किया गया था एमओएफ। क्या सेटअप किया गया था, 1985 में सेटअप किया गया था, 1985 में सेटअप किया गया था एमओएफ। बहुत ही खास है, ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को सेटअप किया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर फॉर योर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ की बात करें तो 1985 याद कर लीजिएगा। एमओएफ को सेटअप किया गया था, फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो खास बताता हूं मैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इस समय की जो एपेक्स बॉडी है ना आपकी, दैट इज जो एमओएफ ओनली। तो ध्यान रखिएगा, एपेक्स बॉडी पहले कौन थी, तो पहले एपेक्स बॉडी कौन थी मैं बताया आप लोगों को, पहले एपेक्स बॉडी आपकी एनसीपीसी थी, लेकिन अब एपेक्स बॉडी कौन बन गई आप लोग की, 95 में बनी आपकी एमओएफ, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इज इट क्लियर फाइन। उसके बाद 1986 तब जाके आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, समझ रहे हैं। उसके बाद जाके जब आपका एमओएफ बन गया था, उसके बाद जाके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना आपका 1986 के ईयर में, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। अब इसमें क्या हुआ ना, मैं आपको समझाऊंगा अभी अपनी अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ कि आखिर इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों हम लोग इतने वाइड में पढ़े। आपके सिलेबस में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, आपके सिलेबस एमओएफ नहीं है, सीपीसीबी नहीं, क्यों, आखिर क्या खास इसमें हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर 1997 क्या, 1977 में हमने सेटअप किया था, वो था आपका NEAA। था क्या ना, सपोज क्या कि मानिए कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई स्टेट वो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा तो क्या होता ना, हमें चाहिए होता कि कोई अथॉरिटी हो जो सुनवाई जहां पे हम लोग करवा सके, जहां पे बातें रखी जाए, ठीक है। तो 1997 में ऐसा फील हुआ कि कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी। तो 1997 में जाके एक बॉडी सेटअप किया गया था, दैट वाज जो NEAA। ध्यान रखिएगा क्या, NE 1977 में क्या फुल फॉर्म होता है इसका, दैट इज जो आपका नेशनल एनवायरमेंटल एपरेट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरमेंटल एपरेट अथॉरिटी। इज इट क्लियर फाइन। फिर आगे बढ़ता है समय, फिर 2002 आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इस ईयर में हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट को स्टैब्लिश किया था। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या होता है समझेंगे, आज ही समझेंगे उसको। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट में क्या है ना, इसमें 3 एक्ट जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं आपके इसमें 3 बोर्ड आते हैं। कौन कौन से, एक नेशनल लेवल का आता है, एक स्टेट लेवल का आता है, और एक आता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, यानी जो मैनेज करता है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ ईयर्स दिखाया, आपको इसको याद रखना है। एग्जामिनेशन के लिए सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, आएगा इस बार, ये आ सकता भी है, ध्यान रखना है। 1972 का 74 में क्या हुआ, 81 में क्या हुआ, 85 में क्या हुआ, 86 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, एंड 2002 में क्या हुआ। चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं पैरे को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके सामने ओपन किया गया पेज, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जो मैंने पिछली क्लास में जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया ना, बस अगर उतना भी याद कर लेंगे तो आपको इस पूरे स्लाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि जितना कुछ था ना मैंने हर जगह से निकाल निकाल के वहां पे रख दिया स्लाइड में, जैसे आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई या किसी भी एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, देखिए जल्दी से उसको रीड ऑन करते हैं हम सब। यहाँ पे 1972 में क्या किया गया था, नेशनल कमेटी ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेटअप किया गया था। ठीक है ना, विच वॉज द अर्लियर एपेक्स एडवाइजरी बॉडी। मैंने बताया पहले ही आप लोगों को कि 1972 में हमने सेटअप किया था, एनसीपीसी सेटअप किया था, और वो उस समय की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी थी। लेकिन अब नहीं है, अब कौन है, अब कौन है आप लोग का, डेट इज जो एमओएफ। अब कौन अपनी एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, अब अपनी एपेक्स एडवाइजरी बॉडी कौन सी है, एमओईएफ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। फिर मैंने बताया आप लोग को कि 1974 में क्या सेटअप किया गया था, 1974 में सेटअप किया गया था सीपीसीबी। और मैं बताया कि जैसे सेटअप हुआ था उसने क्या लिया था, उसने वैसे ही वाटर एक्ट ले लिया था। तो इसने स्टार्ट हुआ और इसने इम्प्लीमेंटिंग किया वाटर एक्ट को लिया। फिर बाद में अच्छा काम कर रहा था। फिर 1981 में हमने इसको क्या दे दिया, हमने इसको एयर एक्ट भी दे दिया। तो 1981 में इसके पास एयर एक्ट भी आ गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने ये देखा कि ये जो आप, हाँ एक बात और, जो सीपीसीबी है ना, ये आपकी ऑफिशियल बॉडी है जो अटैच्ड है, किसके साथ अटैच्ड है, ये अटैच्ड है अपना एमओईएफ के साथ में, अपना ये अटैच्ड है। इज इट क्लियर, यस सर। आगे देखिएगा। फिर 1997 में हमने सेटअप किया था नेशनल इन्वायरमेंटल एपेलेट अथॉरिटी, दैट इज जो NEAA। ये क्या है, ये आपकी एपेलेट अथॉरिटी बॉडी, यानी क्या कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जाके केस आपका कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा तो यहाँ पे आप जा सकते हो, कहाँ पे, दैट इज NEAA। ठीक है ना, नेशनल इन्वायरमेंटल एपेलेट अथॉरिटी 1997 में बनी बॉडी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि 2002 में क्या सेटअप किया गया था। 2002 में आप लोगों का सेटअप किया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। मैंने बताया कि इसके अंदर में 3 अपनी बॉडीज आई हैं। ठीक है ना, क्या क्या, नेशनल लेवल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल लेवल का, नंबर 2 स्टेट लेवल का, एंड नंबर 3 क्या, इसको मैनेज करने के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। क्या, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। समझ में आ गया बात पूरा, मैंने पूरे स्लाइड को बता दिया है, उसको ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, आगे बढ़े फिर, यस सर। देखिए यहाँ पे अब मैंने अब चाहिए थोड़ा एक्सप्लेन समझते हैं यहाँ पे ना कि आखिर ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या। ठीक है ना, आखिर क्यों इतना नाम है इसका, क्या कुछ है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है आपको ना, EPA एक्ट के बारे में, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो पहली बात है कि यह याद रखना कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो EPA अगर एग्जामिनेशन में लिख के आएगा, क्या याद रखना आप लोग को, फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर नंबर 2 बात क्या याद रखना आपको यहाँ पे कि जो EPA आप लोग का है ना, ये क्या है, इसका एक्ट क्या है, इसका एक्ट है 1987, इसका एक्ट है। क्लियर है, यस सर। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जो हमारा EPA एक्ट है ना, इसको, ये जब हमारा एक्ट बना था आपका, तो इससे पहले कौन सी ट्रेजेडी हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया, उससे ठीक पहले आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है क्या कि EPA का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईयर क्या है, 1986 ईयर है। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो एक्ट बना आपका, इससे ठीक पहले कौन सी ट्रेजेडी हुई थी, दैट वाज जो भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है ना, उतना डिटेल में नहीं जाना आप लोग को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, बस जितना बताया उतना बस आपको याद करके जाना एग्जामिनेशन के लिए। फिर क्या आप लोग को, इसे हम लोग अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि आप अम्ब्रेला एक्ट किसे कहते हैं, तो आप क्या टिक करके आएंगे, आप टिक करके आएंगे EPA एक्ट को, क्योंकि EPA एक्ट को ही हम लोग अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। सर ये अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहते हैं, पूछिए। क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आ रही है, मैंने बताया ना, देखिए वाटर चीजें भी आती है, एयर चीजें भी, देखिए इन्वायरमेंट में तो सभी चीजें है ना। हेडिंग देखिए क्या है, हेडिंग है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा, देखिए वाटर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन कम करना, एयर को कम करना, सॉइल को कम करना, रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव उसको कम करना, समझ रहे, नॉइज को कम करना, इवन मच मोर देन दैट। तो बहुत सारी चीज इसमें आ रही है ना, हाँ सर आ रही है, इसलिए हमने इसको अम्ब्रेला एक्ट का क्या क्या है, अम्ब्रेला, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सी चीजें आती। तो ध्यान रखना आप लोग को, अम्ब्रेला एक्ट इसको बोलते हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, इससे हम लोग, ये क्या होता है ना, जो अपना EPA एक्ट है ना, ये कोऑर्डिनेशन तरह काम करता है। सर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन मतलब ये अपना बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो अपना EPA एक्ट है ना, ये अपना कोऑर्डिनेशन तरह काम ऐसे करता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आप खुद समझिए कि जब स्टेट एंड सेंट्रल एंड आपके स्टेट मिलके वर्क करेंगे,
तो कितना बेहतर वर्क होगा। तो इन्वायरमेंट सबको बचाना है, दैट इज अगर इन्वायरमेंट बचाने का वर्क सिर्फ सेंट्रल का ही नहीं है या सिर्फ स्टेट का ही नहीं है, दोनों मिलकर, उसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है वेरियस बॉडीज का, वेरियस गवर्नमेंट का भी। इज इट क्लियर? क्विकली रिपीट करते हैं। इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, क्योंकि इस स्लाइड की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पहले क्या सीखा हमने, एक्ट क्या होता है 1986, फुल फॉर्म क्या याद रखना हमने, फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। फिर हमने क्या सीखा कि किस के बाद आया है, तो ये अपना भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया, ध्यान रखिएगा। फिर हमने क्या सीखना है, इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। फिर हमने क्या देखा कि इसे कोऑर्डिनेशन क्यों, क्योंकि इसके अंदर में स्टेट एंड सेंट्रल मिलके काम कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए जितना बता रहा हूँ उतना बस ध्यान रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े फिर। ओके, आप चाहिए तो उसको रीड कर सकते हैं इस पूरे पेज को, वैसे मैं बता दिया आप लोग को जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछली स्लाइड में हमने जो पढ़ा हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग आर्टिकल 48 याद रखिएगा। आर्टिकल 48 आप चाहें तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर सकते हैं आर्टिकल 48, ठीक है ना। क्या कहता है आर्टिकल 48, कहता है कि स्टेट को, जी हाँ, स्टेट को हर एक कोशिश करना चाहिए, स्टेट को हर एक परफॉर्मेंस करना चाहिए जैसे वो प्रोटेक्ट कर पाए, बचा पाए, फॉरेस्ट को बचा पाए, वाइल्ड लाइफ को बचा पाए, इन्वायरमेंट को बचा पाए, ठीक है ना। यानी क्या कहता है आर्टिकल 48 कहता है कि जो स्टेट है ना उसको अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को, अपने फॉरेस्ट को, अपने वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, ठीक है ना। फाइन, चलिए आगे देखिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 कब आया अपना, ये आफ्टर द भोपाल के स्ट्रेटजी में बताई दी आप लोग को। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे हमारे लेजिस्लेशन इसके अंदर हमारे आते हैं, ठीक है ना। Protection 886 also an umbrella act because it provides the framework to the central government in order to make the coordination between the different state as well as the central authorities using the different act like the water, air, etc. मेरी बात समझ में आ गया जो मैंने बताया पिछली स्लाइड में, बस उतना सा। अच्छा सर ये बताइए कि आप ने बताया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, लेकिन आखिर ये इस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आखिर क्या होता है इन्वायरमेंट और किस पे ये ध्यान देता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में भी। देखिए यहाँ पे द मेन एम्फेसिस इज गिवन टू इन्वायरमेंट, हमने मेन एम्फेसिस किसको दिया है, इन्वायरमेंट को दिया है। डिफाइंड टू इंक्लूड द वाटर, इसको इन्वायरमेंट देखिए क्यों कहा गया है, मैंने बताया आप लोग को वैसे कि इन्वायरमेंट में सभी चीजें आती हैं। देखिए क्या क्या, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एयर, वाटर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग। यानी क्या कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज है, वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, और ना ही कि सिर्फ एयर वाटर लैंड। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ आप एयर वाटर लैंड ही नहीं होता, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप भी होता है। वाटर का एयर से, एयर का वाटर से, वाटर का ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग का वाटर से, वाटर का, मतलब कि क्या हमें तीन चीज पढ़ते पढ़ते हैं, प्लस जो इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप हो रहा है हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं अगर हम बात करें आपसे इन्वायरमेंट की तो। एंड नॉट इवन दिस ओनली, जो दूसरे आप हमारे से, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि वाटर एयर ये चीज हो गई और ह्यूमन बीइंग, वाटर एयर ह्यूमन बीइंग प्लस इसके अलावा जितने और भी क्रीचर हैं सभी की बात होती है। इन्वायरमेंट में सभी चीजें आती हैं, ठीक है ना। देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है ना, हम लोगों ने इसको क्लास नंबर 1 और 2 में सीख लिया, तो मैं आपको इससे रिकमेंड करूंगा आप एक बार प्लीज ऑल लेक्चर्स देख लीजिए, जैसे तैयारी कंप्लीट हो। 5 क्वेश्चन सही करना है तो फिर तैयारी भी एकदम सही होनी चाहिए आप लोग की, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट सही होगा आप लोग अगर पूरे क्लासेस को कर लेंगे सिस्टमेटिक तरीके से तो। ओके आगे बढ़े फिर। यस सर, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या ना, थोड़ा सा मैं आगे बताऊं आप लोग को कि क्या प्रोविजंस है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग से एक बात बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं बताया आप लोग को पहले भी, वैसे अभी एग्जामिनेशन मानिए क्वेश्चन आ गया कि एपेक्स बॉडी अभी कौन सी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, एपेक्स बॉडी के नाम पे हमारी इस समय क्या है, एमओएफ, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। तो एपेक्स बॉडी के नाम पे कौन सी हमारे पास है, MOEF। क्या है ये, MOEF क्या है, ये एपेक्स बॉडी है, क्या है, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी। कब आया था ये, कब आया ये, 1985 में। ये बॉडी किससे जुड़ी है, तो बोलेंगे CPCB, किसके साथ जुड़ी है, CPCB साथ में। क्लियर है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फुल फॉर्म क्या होता है MOEF का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन बन सकता है MOEF का। पहला क्या, देखिए
क्लासेस में आपको बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं यहाँ से, ठीक है, तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। पहला क्या आ सकता है, मुझे एक फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कब आया 1985 में, क्या है एपेक्स एडवाइजरी बॉडी इस समय की, पहले कौन थी एनसीपीसी थी, क्या थी पहले कौन थी एनसीपीसी थी, मैं सब बोलते रहिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा एमओयू किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीपीसीबी साथ में, सीपीसीबी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा है कि आप लोग के लिए कुछ प्रोविजन इस एक्ट के, देखिए क्या क्या प्रोविजन है, ओवरऑल 9 प्रोविजन है, ओवरऑल 9 प्रोविजन। देखिए पहला क्या आप लोग का, दैट एम्पावर्स द सेंट्रल टू टेक ऑल सच मेजर एज इट डीम्स नेसेसरी, यानी देखिए पहला इसका प्रोविजन क्या कहता है कि इस एक्ट ने पावर दिया, इस एक्ट ने पावर दिया सेंट्रल को कि जब उसे कोई जरूरी चीज लग रहा है तो उस समय वो उसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ले सकता है। अगर मानिए कोविड आ गया तो कोविड से एनवायरमेंट पे हार्म है ना, हम तो अगर हार्म है तो सेंट्रल के पास ये पावर दिया इस एक्ट ने कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ भी ये कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल देखिए आप ऑड इवन के बारे में, मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया ऑड इवन के बारे में, याद है ना आप लोग को, मैंने क्लास नंबर शायद आई डोंट रिमेंबर बट क्लास नंबर 11-12 था, हमने देखा था कि सेंट्रल एक्ट ने पावर दिया है स्टेट को भी, कि स्टेट को भी अगर लगे कि अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोई स्टेप उठाए तो वो उठा सकती है। इज इट क्लियर, फाइन। देखिए नंबर 2 प्रोविजन क्या है, नंबर 2 प्रोविजन कहता है अपना कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास पूरे पावर है कि ये मिलके काम करेगी, कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन मांगता भी स्टेट भी, ठीक है। नंबर 2 क्या, प्लानिंग करना हो गया या कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड लेकर ना हो, तो इस सभी चीजों को किया जा सकता है, एक्ट ने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, फाइन। नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 प्रोविजन क्या करता है, नंबर 3 प्रोविजन कहता है द एक्ट explicitly prohibits discharge of environmental pollutants in excess of prescribed regulatory standard। तीसरा एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है कि एक्ट कहता है ऐसा कि एनवायरमेंट में या एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एनवायरमेंट में अगर पॉल्यूशन लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकना भी एक्ट ने परमिशन दिया हुआ है, यानी एक्ट क्या कह रहा है, एक्ट ने कहा हुआ है कि कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट अगर एनवायरमेंट में देख रही है कि पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, तो उसको रोकना होगा उसे। इज इट क्लियर। और अगर डिस्चार्ज भी रोका जा सकता है अगर ऐसा हो रहा है तो। अब आप देखेंगे सपोज क्या गंगा रिवर हो गए, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो उसके चीजों को ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि उसमें अपना डर्टी वाटर ना जाए। इज इट क्लियर, फाइन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ अपना प्रोविजन कहता है यहाँ पे कि द एक्ट देयर इज आल्सो एन स्पेसिफिक प्रोविजन अगेंस्ट द हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस एक्सेप्ट दोस इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। द फोर्थ अपना प्रोविजन क्या कहता है, फोर्थ प्रोविजन कहता है कि हैजार्डस यानी कि जो चीजें जोखिम है, जो चीज प्रॉब्लम है, जो चीज हैजार्डस नेचर की है उसको रोकना होगा, ठीक है, फाइन। नंबर 5 देखिएगा, नंबर 5 प्रोविजन कहता है कि पेनल्टीज भी लगा सकते हो आप, ध्यान समझिएगा। देखिए पेनल्टीज तौर पे क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 5th पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी क्लियर यू, ठीक है, लेट मी क्लियर हूँ। देखिए 5th पॉइंट क्या कहता है, 5th पॉइंट कहता है कि पेनाल्टी लगेगी अगर कोई इस एक्ट को नहीं फॉलो कर रहा है, कोई अगर इस एक्ट को नहीं मान रहा है तो उसके बाद पेनाल्टी लगा हुआ। पेनाल्टी क्या लगेगा, 5 ईयर्स की जेल, जी हाँ 5 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट जेल होगा, एंड 1 लाख तक का आपको फाइन देना पड़ेगा, और कुछ केसेस में तो दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, 6th पॉइंट पढ़िए, 6th पॉइंट कहता है कि इसके अलावा पर डे का एडिशनल 5000 रुपीज का चार्ज होगा इस एक्ट को वायलेशन करने के लिए। अगर आप इस एक्ट को वॉलेट करोगे तो देखिए क्या क्या होगा, एक्ट को वॉलेट किया तो पहली बात है कि आप पहले 5 ईयर्स जेल चलो, ठीक है, 1 लाख का आप फाइन भरिए, ठीक है, और अगर ज्यादा कुछ कर दिए तो दोनों करिए, दोनों होगा, फाइन भी एंड इम्प्रिजमेंट भी 5 ईयर्स का। और इतना ही नहीं, पर डे का 5000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होगा फॉर द कंटिन्यूइंग वॉल्यूशन पर डे का, ठीक है ना। ना सन पॉइंट पड़िएगा, अगर आप इस चीज को एक साथ ज्यादा बार कर दिए आप
तो 7 ईयर्स की जेल होगी, 7 ईयर्स का आपको इम्प्रिजमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिए कि कुछ आपने एक्ट किया, कुछ आपने वर्क किया, ठीक है, वो एक ज्यादा बार हो गया तो 7 साल की जेल, 7 ईयर्स की जेल होगी अगली टाइम में। या फिर आप जो वर्क कर रहे हो उसकी वजह से 1 से ज्यादा अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट को, तो भी 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। यस सर। 8th पॉइंट पढ़िए। 8th सेक्शन क्या कहता है आपका कि प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन, कोई पर्सन, ठीक है ना, अगर इन एडिशन टू ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफिसर्स में फाइल अ कंप्लेंट विद द कोर्ट एविलिंग एन ऑफेंस अंडर दैट। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कंप्लेन कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकती है, ऐसा नहीं है। एक्ट ने कहा हुआ कि कोई भी पर्सन, जी कोई भी पर्सन, ठीक है ना, ऑथराइज्ड के अलावा कोई भी पर्सन अगर चाहे तो फाइल कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है ना। आप लोग करते हो, इसीलिए आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटीज देखते हैं क्लीनिंग होता है तो आप लोग की वजह से ही होता है, और वो कैसे हो रहा है, इस एक्ट के प्रोविजन की वजह से हो रहा है। चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े फ्रेंड। यस सर। 9 देखिएगा। This citizen suits provisions require that a person has to give notice of not less than 60 days of the alleged offense of portion to central government। यानी क्या सिटीजन जो होगा तो कम से कम 60 डेज बताना हो, 60 डेज से पहले नोटिस दे देना होगा। एंड दे हैव टू वेट कि क्या 60 डेज के अंदर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो तो फिर आप कंप्लेन करिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ये बात समझ रहे? मानिए आपने कंप्लेन किया, ठीक है, नोटिस दिया आपने कि भैया ऐसा चीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर नहीं सुधर रहा तो कंप्लेन करिए 60 डेज के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना है, 9 प्रोविजन से इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ना, कुछ यहाँ पे 6 कमिटीज बनी है। समझते हैं यहाँ पे 6 कमिटीज कौन कौन सी यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए तो 6 कमिटीज नाम बस याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है। 6 कमिटीज कौन कौन से एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इसमें से कौन सी कमिटी नहीं है ईपीए का, तो ध्यान रखना है, ये 6 कमिटी ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी। थोड़ा सा बता देता हूँ आप सभी को, ये आपको एडवाइस देती है। क्या करती है, आपको सिंपल ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को एडवाइस देती है। तो एडवाइस नेचर का काम क्या किसका होता है, एडवाइस देने का काम आप लोग का इसी का होता है। किसका? रिकम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी का होता है, ठीक है ना। आपको एडवाइस देता है, बताता है कि क्या सेफ्टी रेगुलेशंस होगा इंडिया के लिए रिसर्च को लेके, यूज को लेके, तो ये सब बताने का काम करता है। नंबर 2 क्या आप लोग का, नंबर 2 आप लोग का है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ठीक है ना। यानी क्या, ये क्या करता है ना, ये आप लोग का एस्टैब्लिश्ड है किसके अंदर में, बायोटेक्नोलॉजी को लेके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, ये इसके अंदर में एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है ना। क्या करता है ना, ये थोड़ा सा चीजों को रिव्यू करता है कि क्या हो रहा है, क्या चीजें इंप्रूव किया या नहीं किया, तो इसको रिव्यू करने का काम किसका होता है, इस बॉडी का होता है। नंबर 3 क्या ध्यान रखना क्या है, CEAC, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस कमेटी से, इस से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है। आई डोंट रिमेंबर ये कौन सा, लगभग 2010 या 2012 के आसपास यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सर क्या है ये, तो ये वो बॉडी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि कैसे आप चीजों को करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ध्यान रखिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना कि कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे आप इंपोर्ट करोगे, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आप स्टोर करोगे हैजार्डस सामान को, हैजार्डस डिस्ट्रक्शन, और जो तबाही वाली चीजें होती है ना, जो जोखिम वाली चीजें होती हैं, जो हैजार्डस नेचर की चीजें होती हैं, तो आप उससे कैसे डील करोगे, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके बारे में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है ना, तो वो आपकी ये बॉडी बनाती है, GEAC। ध्यान रखिएगा, मे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि GEAC किसकी कमिटी में आता है, किसके अंदर में आता है, तो ये आप लोगों का ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के 6 कमिटीज हैं, उसमें से ये एक कमेटी का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। आगे देखिएगा, 4th क्या आप लोग का यहाँ लिखा गया, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, SBCC, ठीक है, जब याद रखिएगा ये स्टेट को लेके है। फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ध्यान रखिएगा ये क्या, ये डिस्ट्रिक्ट को लेके है। यानी ये जो अपनी कमेटी है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, किसको लेके, कि कैसे आप हैजार्डस चीजों को, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप क्या करोगे,
यूज करोगे, कैसे क्या कुछ करना है। एंड द लास्ट आपका जो बोर्ड कमेटी यहाँ पे वो आपका इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। देखिए ये 6 कमेटीज नाम ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें से 2-3 नाम याद रखिएगा। रिकम्बिनेंट जो एडवाइस देती है, ठीक है। देखिए जितना सफिशियंट है ना, जितना रेलेवेंट है ना, जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना मैंने स्लाइड बनवाया है, उतना मैंने स्लाइड लिखा हुआ है पे, उतना ही आपको पढ़ के जाना है। इज इट क्लियर? उसके बाहर नहीं आने वाला, इस टॉपिक के बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होप सो आप सभी को समझ में आया जो मैंने बताया आप सभी को। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आप सभी का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लेके। इतना बस स्टडी करना है आपको, इसके बियॉन्ड नहीं स्टडी करना, स्टडी कर लीजिएगा। एंड आज लेक्चर नंबर 24 था, हम ऑलरेडी 23 लेक्चर्स देख चुके हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ऑल लेक्चर्स को देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आप लोग का भी ऑल 10 यूनिट्स कंप्लीट तैयार हो पाए सिस्टमैटिक तरीके से, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से एंड कंप्लीट हो, जिसको लेकर आप देखेंगे मार्केट में ह्यूज अमाउंट आपसे चार्ज होता है, बट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से एंड वेरी इंपॉर्टेंट सभी चीज आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। एंड नॉट इवन दिस ओनली, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू भी, बहुत सारी चीजें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा नीचे कमेंट करके, एंड अपने फ्रेंड्स बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जैसे सभी को पास नॉलेज पहुंच पाए। बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।